ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 अप्रैल को, अब मात्र उसके लिए 30 दिन ही बचा हुआ है। इसीलिए ये 30 दिन आपके लिए वो अहम दिन होने वाला है, क्योंकि इस 30 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब देखिए, मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि जिससे अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा ढीला ढाला भी हो, या अगर आप अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट लाना चाहते हैं, तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनाना होगा। क्योंकि ये जो 30 दिन बचा हुआ है, ये आपके लाइफ के लास्ट 30 डेज़, इस 30 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप इधर से उधर हो सकते हो, आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो। इसीलिए आपको ये 30 दिन इस तरह से लेना है, क्योंकि इस 30 दिन आपको सारे चीज़ को भूल जाना है। यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन प्रिपरेशन। अब सी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो व्हाट यू मस्ट फोकस ऑन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, जीके एंड फाइनली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस किस के मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ देती है। अगर आप उस टॉपिक को मिस करते हैं तो देन यू आर गोइंग टू मिस मोर इन फ्यूचर। इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, साइंस में मेनली फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि ऑप्टिक्स वगैरह हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, और कैंडिडेट्स को उन टॉपिक को तो मिस कभी नहीं करने चाहिए। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बार बार यूपीएससी पूछती है। सो इन तमाम क्वेश्चंस को लेकर अब हम एनडीए की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस टॉपिक का जो हमने कैप्शन रखा है, क्रैक एनडीए इन 30 डेज़। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और सिंसियरली ये 30 डेज़ आप उस तरह से फॉलो कर लेते हैं, देन let me promise you that you are going to rock in future, you are going to crack NDA with more score। अगर आपका प्रिपरेशन अभी ढीला ढाला है तो आप अपने प्रिपरेशन में बूस्ट ला सकते हैं, या फिर अगर आपका प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहा है और आप और बूस्ट लाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सिंपली इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सो जो अभी 30 दिन बचा हुआ है एनडीए के एग्जामिनेशन में, सबसे पहले तो आपको इस 30 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना होगा। 2 पार्ट, दिस 30 डेज हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज 10 डेज एंड अनदर वन इज 20 डेज। अब आपको इस पहले 10 दिन में क्या करना होगा? पहले 10 दिन में आपको यही करना होगा, सबसे पहले आपको एनडीए का सिलेबस देखना होगा। उसके बाद जिन जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा है, या फिर जिन जिन टॉपिक्स आपका कमज़ोर है, जो टॉपिक्स आपका कमज़ोर है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में या फिर इंग्लिश में, आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है। मतलब इनकम्प्लीट टॉपिक को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर देना है फर्स्ट 10 डेज़ में। और जो आपने पढ़ लिया है, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, उस टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। मतलब जो 10 डेज होने वाला है, फर्स्ट 10 डेज, इस 10 डेज में आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले लर्न द न्यू टॉपिक विच यू हैवेंट स्टडीड। उसके बाद रिवाइज द लर्न टॉपिक। आपको ये दोनों काम तो करने ही करने हैं पहले 10 दिन में। ये 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप नए नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और नए टॉपिक का मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस के बाहर चले जाएं। आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना होगा, और सिलेबस के अनुसार ही जो टॉपिक को आपने अभी तक छुआ तक नहीं, वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, देन सिंपली यू कैन स्किप दैट टॉपिक। आपको बस वही पढ़ने हैं जो पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है, यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। इफ़ यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट, सिंपली स्किप दैट टॉपिक और आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ये आपको पहले 10 दिन में करना है। और उसके बाद जो टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, उसको आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद अब आते हैं अपने लास्ट 20 डेज़ के स्ट्रेटजी में। इस लास्ट 20 डेज़ के स्ट्रेटजी में आपको तो फोकस करने हैं सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आपको पास्ट 7 to 8 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। मैक्सिमम यू हैव टू टेक 8 years ऑफ क्वेश्चन पेपर। 8 ईयर मतलब 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 8 years का यू विल हैव अराउंड 16 years ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा यू मस्ट हैव 10 मॉक टेस्ट अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 10 मॉक टेस्ट मतलब ये 20 दिन में आपको 26
मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे। 20 दिन में 26 में आपको आ जाएगा 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको 10 मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक टेस्ट तो आपके गूगल पे यार कई सारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, अदरवाइज मार्केट में भी मॉक टेस्ट की कई सारी कॉपीज़ अवेलेबल है, आप उसे परचेस करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको टाइमिंग के अनुसार, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम 10 से 12:30 के बीच होता है मैथमेटिक्स का पेपर, उसके बाद 2 से लेकर 4:30 तक होता है आपका गैट का पेपर। तो आपको ये जो 26 मॉक टेस्ट हैं, ये 26 मॉक टेस्ट आपको इसी टाइम में अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपका हैबिट बना रहे और आप एग्ज़ाम में टायर्डनेस या कोई तरह के लेजीनेस आप वहाँ पे महसूस नहीं करें। इसीलिए आपको एक टाइम टेबल भी बनाना होगा कि आपको अराउंड 10 से 5 बजे के बीच में सोना नहीं है। 10 से 5 बजे के बीच में आपको पढ़ते ही रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। जब आप कोई एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हो, उसके बाद जब आप उसका आंसर मिलाते हो, आंसर मिलाने के बाद लेट से आपने कट ऑफ को पार कर दिया, लेट से फॉर मैथमेटिक्स द कट ऑफ इज 75 एंड यू हैव स्कोर्ड अराउंड 125 मार्क्स। इससे आपको खुश नहीं होना है। 125 मार्क्स के अलावा जिन जिन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किया था उन क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आपको हेल्प लेना है कोई एनडीए की गाइड की, पाथफाइंडर की, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ की, या फिर कई सारे अदर सोर्सेज की। मतलब आपको, अब जैसे कि 120 क्वेश्चंस थे, 120 क्वेश्चंस में थे आपने 60 सॉल्व कर दिए, लेकिन अनदर 60 तो अभी बचा हुआ है, तो ये 60 का भी सॉल्यूशन आपको निकालना है बाकी बचे हुए टाइम अदर दैन दैट 2.5 आवर्स। मतलब आपको ऑल 120 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। गैट के लिए भी आपको सेम चीज़ करना होगा। गैट के लिए भी आपको, अगर मान के चलिए कि आपने गैट का क्वेश्चन सॉल्व किया और गैट में आपको अराउंड 80 क्वेश्चन सही गए, अब 80 क्वेश्चन के अलावा आपको आपके 70 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो इस 70 क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड करना है और अराउंड 2 to 3 टाइम्स इसको रिवाइज कर लेना है। तो ये तो था आपके मॉक टेस्ट का सॉल्व करने का प्लान प्लस आपका मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का फंडा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, जितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम सब्जेक्ट्स, उसमें आपको किन किन से सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए लास्ट 20 डेज में। और उन टॉपिक्स के फोकस के अलावा आपको 26 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा होगा, ये है आपके मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक किस तरह से डिसाइड करना है। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फ्यूचर में आप इसे रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है। 2007 से 2019 तक के जो क्वेश्चन पेपर थे, उस क्वेश्चन पेपर का एक कंप्लीट एनालिसिस है कि किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब जिस चैप्टर से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैप्टर उतना ज़्यादा मोर वेटेज वाला चैप्टर हो जाएगा। मतलब उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आपके एनडीए के मैथमेटिक्स वाले पेपर में। तो सबसे पहले जब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला चैप्टर है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10, 11, 12, 13, कभी कभी तो 17 और 19 भी चला गया है। मतलब ये चैप्टर तो आपको कभी मिस नहीं करना है। आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन वाला चैप्टर आपको कंप्लीट कवर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, यहाँ पे से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू सेट यहाँ पे क्वेश्चंस कम है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इस पर भी फोकस करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11, 6, 9, 7, 5, 3, 8 मतलब 4, मतलब अराउंड आप यहाँ पे अनुमान लगाएं तो 4 to 6 क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। तो ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पर क्वेश्चन 2.5 मार्क। सो 4 क्वेश्चन 4 × 2.5 अराउंड 10 मार्क के आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सेट से अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसीलिए आपको इसको मिस नहीं करना है। सिमिलरली सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर
ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर तो काफ़ी इजी चैप्टर है। आई होप ऑल ऑफ यू हैज़ कवर्ड दिस चैप्टर वेरी इजीली। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी वेटेज है, लेकिन इसका वेटेज थोड़ा सा मीडियम है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है और ना कम है। इससे अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर एग्जामिनेशन में। सिमिलरली बाइनोमियल तो एक ईजी चैप्टर है। अगर आपको बाइनोमियल डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है एवरी ईयर। सिमिलरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर टफ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, वरना ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज वेल एज ये जो बाइनोमियल इक्वेशन है, ये दोनों चैप्टर तो 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर हैं, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड बुक्स आर इजी ओनली, सो आपने इसे ईजिली कवर कर लिया होगा। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये दोनों एक चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा अराउंड 6 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर्स हैं ये इसको आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। जब आप मॉक पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो अगर वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, और अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो टेस्ट टाइमिंग के अलावा टाइमिंग में आप जिन क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, पार्टिकुलरली फॉर द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ से अराउंड 6 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन से। सिमिलरली कोनिक्स, अगर आपको कोनिक्स पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आप नहीं समझ पा रहे हैं, देन यू कैन स्किप दिस चैप्टर, देयर इज़ नो हार्म इन इट। आपको अब जैसे कि जब आप एनडीए का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे टोटल 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर में वैसा नहीं है कि आपको 30 चैप्टर पढ़ लेना है। जो चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है प्लस जो चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे वो चैप्टर तो आपको कवर करने ही करने हैं। और अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर लग रहा है जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन कम्प्लीटली स्किप दैट चैप्टर। देयर इज़ नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम इन स्टडिंग दोज चैप्टर विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और विच हैज़ गॉट वेरी लेस वेटेज। इसके बाद आपका आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपने देख लिया। उसके बाद सर्कल देख लिया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो कोई ईयर अराउंड 18 क्वेश्चंस तक भी चला गया है, समझ रहे हो। 18 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस, 18 to 19 क्वेश्चंस इज़ वेरी हाई। मतलब अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस का मतलब आप जब आप यहाँ पे अनुमान लगा के देखोगे तो अराउंड 50 मार्क्स, 300 मार्क में 50 मार्क सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है। मतलब इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री तो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो उसे टेस्ट टाइमिंग के अलावा ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम देकर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके बाद आपके लिए आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके अच्छे अमाउंट में पूछे जाते हैं। अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस आपको लिमिट से पूछे जाते हैं। लिमिट चैप्टर आपको मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो लिमिट चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, ये तो आपका अराउंड 11th में भी इसका कुछ पार्ट है, एज वेल एज 12th में भी इसका कुछ पार्ट है। तो लिमिट तो थोड़ा ईजी चैप्टर है और इसका वेटेज भी थोड़ा मीडियम लेवल का है। इसके बाद डेरिवेटिव से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस डेरिवेटिव। और आप लिमिट और डेरिवेटिव एक्चुअली जब आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो जो लिमिट एंड डेरिवेटिव का चैप्टर है ये दोनों कंबाइंड चैप्टर, ये दोनों एक ही चैप्टर है। तो यहाँ पे भी आपको लिमिट एज वेल एज डेरिवेटिव आपको मिस नहीं करना है, इसका भी आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेना है। और जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठें तो आपको जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है टेस्ट के टाइमिंग के वक्त, तो टेस्ट के टाइमिंग के अलावा आपको उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये दोनों मिलाकर। इससे अराउंड अगर आप ये दोनों चैप्टर को मिलाकर इंटीग्रेशन का चैप्टर को देखोगे तो अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 5 से 7 क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको ये चैप्टर को भी मिस नहीं करना है।
इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको अच्छे खासे चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक जो ऑर्डर एंड डिग्री वाला जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको एवरी ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन, मतलब 4 में से आपको एक क्वेश्चन आपको वो ऑर्डर या डिग्री वाला रहेगा, जो कि काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको उसको कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद आपका आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी एज वेल एज काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा आपके इंडिया के एग्जाम में, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगी उसका वेटेज कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2019 में तो 16 क्वेश्चंस आ गए थे। 16 क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हो कि इसका वेटेज कितना होगा। और 2020 में अराउंड 15 क्वेश्चंस आए थे प्रोबेबिलिटी से। सो मतलब आप समझ पा रहे हो कि इसका वेटेज क्या है। सो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सारे चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप कोई गाइड को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पाथफाइंडर या फिर RS अग्रवाल वाले गाइड, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसको आप बार बार सॉल्व करें, अराउंड 2 to 3 टाइम्स फिर से सॉल्व करें, ताकि आपका वो चैप्टर पर जो एक पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद हम आते हैं अपने वेक्टर्स एंड 3D। ये दोनों वेक्टर एंड 3D वाला जो चैप्टर है, ये दोनों कंबाइंड चैप्टर है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और वेक्टर और 3D बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो अराउंड 18 क्वेश्चंस का कभी कभी देखने को मिल जाता है, कभी कभी अराउंड 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। सो अराउंड 10 to 18 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वेक्टर एंड 3D। और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे आप आराम से फिनिश कर पाएंगे, इसीलिए आपको इसको मिस नहीं करना है। और आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैटिस्टिक्स का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लें। अगर आप पेपर और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप अभी पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा स्ट्रेट लाइन के अलावा बाइनोमियल एंड परमुटेशन, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा सेट रिलेशन फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये था एक कंप्लीट डिटेल जानकारी मैथमेटिक्स को लेकर कि आपको मैथमेटिक्स में किन किन से सारे टॉपिक्स को फोकस करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने गैट पार्ट, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। गैट कवर्स इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके एंड करंट अफेयर्स। अब जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल ब्रेकअप वाला जो आ रहा है फ्रॉम 2007 to 2019, आपका इंग्लिश का सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए इंग्लिश में आपको कैसे पढ़ना है लास्ट 30 डेज में और किन किन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सिलेक्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मतलब फिलअप्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन तो आजकल नहीं पूछा जा रहा है, आजकल कॉम्प्रिहेंशन के बदले पूछ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। कॉम्प्रिहेंशन के बदले ये पूछा जा रहा है। अब देखिए मैं आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। एंटोनिम्स 10 पूछे जाते हैं और सिनोनिम्स भी 10 पूछे जाते हैं, सो टोटल 20। अब आपको इसको किस तरह से पढ़ना है, आपको प्रीवियस 10 to 12 ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर उठा लेने हैं। उस 10 to 12 ईयर्स वाले क्वेश्चन पेपर में जितने सारे एंटोनिम्स आए थे और जितने सारे सिनोनिम्स आए थे उसको आपको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है। पेपर पे नोट डाउन कर लेने के बाद उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी फाइंड आउट कर लेना है गूगल से या डिक्शनरी से या फिर एनडीए के गाइड से या फिर एनडीए के सॉल्यूशन वाले पाथफाइंडर से, कहीं से आपको उसका एंटोनिम्स एज वेल एज सिनोनिम्स फाइंड कर लेना है। और जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लगे कि उसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो उस ऑप्शन वाले वर्ड को भी एक सेपरेट नोटबुक में या फिर सेपरेट पेज में आप लिखकर उसका मीनिंग फाइंड
कर सकते हैं। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में, क्योंकि ऐसा देखा गया है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अराउंड 16 क्वेश्चन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द 16 क्वेश्चंस इन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंड इट इज़ अ बिटर ट्रूथ। आपको इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जितने सारे टॉपर्स हैं जब आप उनसे पूछेंगे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में क्या आता है, तो वो आपको यही गाइड करेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थरो हैं, लास्ट 12 ईयर्स ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इफ यू आर थरो विथ लास्ट 12 ईयर्स ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इन एनडीए एग्जामिनेशन, देन you will be able to crack antonyms and synonyms very easily in the NDA 2022 examination। ये था आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए। सिमिलरली फॉर द स्पॉटिंग द एरर, स्पॉटिंग द एरर में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद जो मॉक टेस्ट आपको, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में लगाने के लिए लास्ट 20 डेज में, वो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे उसके रूल्स वगैरह दिमाग में फिट कर लेना होगा कि हाँ इसके बाद क्या होता है, आर्टिकल्स में कौन सा रूल है, प्रीपोजिशन में कौन से रूल हैं, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कौन से रूल हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा स्पॉटिंग द एरर में। वैसे प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता है फिलअप्स, तो फिलअप्स भी आपका एरर वाले पार्ट से कवर हो जाएगा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस ये तो इजी है, आप इसे आराम से ऑर्डर कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस किस तरह से कंप्लीट करना है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए भी आपको द बेस्ट सॉल्यूशन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसमें जितने सारे इडियम्स आते हैं, जितने सारे इडियम्स आ चुके हैं, उसका आप मीनिंग 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एक बार रीड आउट कर लें, ताकि वो जो इडियम्स है आपके दिमाग में फिट हो जाए। बस इसके अलावा आपको इडियम्स में कुछ नहीं करना है। मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एज वेल एज इडियम्स, ये 3 चीज़ के लिए आपको बस प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना है। देन आई कैन गारंटी यू दैट जो 25 क्वेश्चंस आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स से, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, 25 में से आप अराउंड 20 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में। सो 20 क्वेश्चन मतलब 20 × 4 80 मार्क्स यू विल गेट ईजिली। ये था आपका इंग्लिश का एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वेयर यू हैव टू फोकस मोर। इसके बाद हम आते हैं अपने फिजिक्स वाले पोर्शन पे। तो फिजिक्स वाले पोर्शन पे ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आपको देखना होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5, 4, 7, 3, मतलब एवरी ईयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैकेनिक्स से। सिमिलरली ऑप्टिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स आपको तो कभी नहीं मिस करना चाहिए। ऑप्टिक्स से भी अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स, इससे अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं फिर से आपको रीड कर देना चाहता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, ये 4 टॉपिक आपको फिजिक्स में कभी मिस नहीं करने हैं। बाकी टॉपिक आप मिस कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स, बस ये 4 टॉपिक्स ही अगर आप कवर कर पा ले रहे हैं तो आपको अराउंड 16 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली। 25 अराउंड फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 में से 16 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 16 क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 16 × 4, सो 64 मार्क्स यू विल गेट इजीली इन दी फिजिक्स पोर्सन। इसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे आप यहाँ पे डिटेल्ड ब्रेकअप देख पा रहे होंगे। तो केमिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको आपको कभी मिस नहीं करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, 7, 4, 9, 4, 5, 6, 3, 1, 3, 7, 3, 2, 9, 8, 5, मतलब अराउंड अगर आप एवरेज लेंगे तो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सिमिलरली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड
और ये सारे टॉपिक्स आपको बस पाथफाइंडर जो आपका बुक होता है आपको बस उसी से कवर करना होगा, क्योंकि पाथफाइंडर बुक इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रह्मास्त्र फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। इसके बाद आप एक बार एसिड बेस एंड साल्ट को भी आप 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। बस अराउंड 1 से 2 पेज का ही एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, इसको अभी आप रिवीजन कर सकते हैं। सो आपका केमिस्ट्री भी एक अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके बाद बायोलॉजी के लिए यहाँ पे तो एक सिंपल में दे दिया गया है बॉटनी और जियोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो देन आई थिंक यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन द बायोलॉजी, इसके लिए आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको किन से टॉपिक पे फोकस करना होगा। If you are not from the biology background, then you can simply miss this botany, because if you go on reading the botany you will feel a kind of boring. So आपको प्रिपरेशन में बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लास्ट 30 डेज वाले प्रिपरेशन में अगर आप बोर फील कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन भी अफेक्ट हो सकता है। सो जियोलॉजी वाले चैप्टर में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपको पढ़ लेने हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। सो ये जियोलॉजी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, नेम ऑफ ऑल द विटामिन एंड देयर केमिकल नेम, अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद डिजीज़, जो एक डिजीज़ वाला जो चैप्टर है, डिजीज़ एंड हेल्थ करके एक चैप्टर आता है इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। सो ये 3 से 4 टॉपिक आपको बायोलॉजी में पाथफाइंडर बुक में आपको मिल जाएगा, उसे आपको कवर कर लेना है। बॉटनी, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपका बायोलॉजी ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप बॉटनी सिंपली मिस कर सकते हो, बट आपको जियोलॉजी कवर कर लेना है जो पाथफाइंडर बुक में दे दिया गया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम भी आपके सामने रख दिया हूँ, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिलीज्ड, उसके बाद आपका हेल्थ एंड डिजीज़ आता है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं बायोलॉजी में। इसके बाद आपको हिस्ट्री, यहाँ तक आपका साइंस और इंग्लिश कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सोशल साइंस एंड जीके के पार्ट पे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब देखिए, हिस्ट्री के लिए आपको इम्पॉर्टेंट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन हिस्ट्री देन यू कैन स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन अगर आपका हिस्ट्री वीक है देन आई वुड सजेस्ट यू टू मिस दिस एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। यू कैन लीव ब्लैंक, मतलब आपको इसको कंप्लीटली छोड़ देना है। आपको यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट इवन ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आपका हिस्ट्री कमज़ोर है तो आपको एंशिएंट, मिडिवल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आपको स्किप कर देना है। इसके अलावा आपको बचा सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीटली कवर करना है, मेनली द गांधीयन एरा। जो गांधीयन एरा आता है ये आपको कंप्लीटली कवर करना है, प्लस जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स के नाम हैं, इम्पोर्टेंट उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो हमारे समाज में आए, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सो मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, 1857 का रिवोल्ट में क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान क्या था, अगस्त ऑफर में क्या हुआ, 1935 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसमें क्या हुआ, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें क्या हुआ, 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मतलब पाथफाइंडर बुक जब आप ओपन करोगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जितने सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए वो कंप्लीट टॉपिक आप कवर कर लेने हैं। बट यू हैव टू गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द गांधीयन एरा, मतलब फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1915 to 1947। 1915, why I am saying this 1915? बिकॉज 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और 1915 से 1947 मतलब फ्रॉम 1950 टू टिल वी गॉट इंडिपेंडेंस इज कंसिडर्ड एज गांधीयन एरा इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आपको ये पीरियड आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है कि ये पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद अब हम आते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योग्राफी में आपका 2 चीज़ है, एक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद है आपका इंडियन ज्योग्राफी।
आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप हमारे इस चैनल के वीडियो के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली गूगल पे सर्च करें लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी बाय फास्ट ट्रैक डिफेंस, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि विंड साइकिल, जो लोकल विंड्स होते हैं, या फिर कई सारे ग्रासलैंड के नाम, उसके बाद ओशन करंट के नाम, सॉइल के बारे में, and about the physical features of India, about the Himalayas, about the coastal areas, about the islands। so मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ ज्योग्राफी को लेकर, आप उससे रेफर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट स्ट्रेटजी। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटी में क्या पढ़ने हैं। तो पॉलिटी में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ वही पढ़ने हैं, जैसे कि आपको पढ़ना है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि CAG, इसके बाद अटॉर्नी जनरल। सो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो ये सारे पोस्ट के होते हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो आइडियल्स है, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है, वो फीचर्स हमने किस किस कंट्री से बोरो किया है, लाइक DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वी गॉट फ्रॉम द आयरलैंड। उसके बाद फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से बोरो किया, हमने जो सोशलिस्ट जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लाया, किस अमेंडमेंट एक्ट में लाया, उस अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहा जाता है। सो ये सारे जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमने दूसरे कंट्री से बोरो किया है, इंपॉर्टेंट आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये आपको पढ़ लेने हैं आपके पॉलिटी वाले सेक्शन में। इसके अलावा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसके बाद पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ गवर्नर, उसके बाद पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि CAG का क्या काम होता है, ये मतलब क्या करता है, अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है, लोकसभा में क्या होता है, कौन कौन से सेशन होते हैं, कौन कौन से बिल होते हैं, मनी बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल को कौन पास करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है, वो अपना पावर कहाँ कहाँ एक्सरसाइज कर सकता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट को जारी कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने रिट्स हैं, कितने सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं। सो ये कंप्लीट जानकारी आपको पाथफाइंडर बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे आपको फोकस होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं इसके बारे में। इसके अलावा पार्लियामेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा लॉ मेकिंग बॉडी दैट इज लेजिस्लेचर के बारे में जानकारी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के बारे में जानकारी होना चाहिए, जुडिशरी के बारे में जानकारी होना चाहिए इंडिविजुअली। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स। अब देखिए करंट अफेयर्स के लिए तो आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट जो हमारा वीडियोस आने वाला है, और इस पे मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप वो 3 वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कराया गया है। और 3 वीडियोस ऑलरेडी आने वाला है। सो 3+3 कंप्लीटली 6 वीडियो होने वाला है हमारे इस करंट अफेयर्स NDA एज वेल एज CDS 1 2022 को लेकर। इस 6 वीडियो में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर कराई जाएगी। सो करंट अफेयर्स के लिए सिंपली आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बाय द वे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो NDA 1 2021 एज वेल एज NDA 2 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो हमारे करंट अफेयर्स के जो 7 वीडियोस मैंने इंडिविजुअली बनाए थे, ये दोनों एग्जामिनेशन में 7 वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कराया था, और इस दोनों एग्जाम में अराउंड 12 क्वेश्चंस आए थे। 12 में से 11 क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो से ही आ गए थे। सो आपको
करंट अफेयर्स के लिए सिंपली यू हैव टू बिलीव ऑन अस। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन द करंट अफेयर्स डिटेल एनालिसिस वाइज। हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को एनालाइज कर लिया है और उस पर मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ, 3 वीडियोज़, और आगे आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा। सो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया हो कि प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि करंट अफेयर्स में अराउंड 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। सो 15 × 4 अराउंड 60 मार्क आते हैं। सो फॉर दिस 60 मार्क यू कैन कंप्लीटली बिलीव ऑन अस। वी आर गोइंग टू मेक दिस 60 मार्क रियलिटी फॉर यू। आपको ये 60 मार्क आपको एग्जाम में आ जाएगा। सो ये था एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके एनडीए एग्जाम को लेकर। स्टिल आपके पास कोई डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टॉपिक में क्या बनाऊं। सो आपको अभी से 10 दिन तक न्यू टॉपिक जितना भी पढ़ना हो, जो आपको समझ में आ रहा है वो स्टार्ट कर दें, प्लस रिवीजन स्टार्ट कर दें। उसके बाद लास्ट 20 डेज में आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लस ये जो दो मैंने पिक्चर जो आपके स्क्रीन पे दिखाया, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बार बार ये लास्ट 20 डेज में रिवाइज करना है। लास्ट 20 डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। सो अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी को लेकर प्रिपरेशन करते हैं, देन लेट मी टेल यू, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 600 मार्क्स इन द एनडीए एग्जामिनेशन। और अगर आप 600 मार्क्स स्कोर करते हैं, देन यू कैन बिकम टॉपर इन द एनडीए एग्जामिनेशन। सो दिस वाज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ द एनडीए। स्टिल आपके पास कोई शंका हो अपने दिमाग में तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।